हाँ ठीक है शेरिंग, बहुत बढ़िया। हाँ शेरिंग, बहुत बढ़िया सॉन्ग था, भले कुछ नहीं समझ आया मुझे। आई डोंट थिंक इट वाज इन हिंदी और इंग्लिश। कौन से लैंग्वेज में था गाना? चलिए, गुड आफ्टरनून स्टैंजन, शेरिंग, निल्जा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए, कल हमने एम्पियर सर्किटर्स लॉ पढ़ा था, एज यू रिमेम्बर, एंड मैंने आपसे बोला था कि द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटर्स लॉ से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, और मैंने आपसे बोला था कि विल अप्लाई दिस लॉ इन सोलेनॉइड। तो टॉपिक लिख लो, आज का पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, थोड़ी जल्दी करेंगे। क्या नाम है टॉपिक का? हाँ, सोलेनॉइड। टॉपिक लिख लीजिए, सोलेनॉइड। एनी वन ऑफ यू कैन शेयर एनी आइडिया ऑफ सोलेनॉइड? किसी को पता है कि सोलेनॉइड क्या होता है? किसी को कोई आइडिया व्हाट इज अ सोलेनॉइड? मेरी आवाज जा रही है सर? एम आई ऑडिबल टू ऑल? Nilza Stanton and Sering. Nilza Stanton. ओके, आप लोगों को पता है सोलेनॉइड क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म सोलेनॉइड? नहीं। चलो, पहली बात तो समझो, सोलेनॉइड इज जस्ट एन अरेंजमेंट। मतलब सोलेनॉइड का मतलब है कि कोई भी ऐसी इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसको हम हेलिकल फॉर्म में वाउंड कर दें, इफ इट इज वाउंड इन हेलिकल फॉर्म, ठीक है, तो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। मतलब कोई भी आप कॉपर की वायर लीजिए और उसको आप हेलिकल फॉर्म में ऐसे वाउंड कर दीजिए। फिर से मैं बताता हूँ कि कोई भी एक कॉपर की वायर लीजिए और उसको आप हेलिकल फॉर्म में इस तरह से यू वाउंड इट लाइक दिस इन अ हेलिकल वे। इसको हेलिक्स कहते हैं ना, इस शेप को हम हेलिक्स कहते हैं। तो अगर इफ अ कॉपर वायर टेकन is wound in a shape of helix, तो that is basically called as a solenoid. क्लियर है? मतलब समझ में आ गया? अच्छा, याद रखना कि these turns are very close to each other, they are just adjacent turns. ये नहीं है कि there will be such a large separation as I'm showing you in the diagram. मतलब the turn will be very close to each other, ठीक है? there will be no such separation between any two turns. बहुत ये क्लोज होते हैं ना, ये ऐसे होता है तो बिल्कुल इसके बस इसी पे ऐसा दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, इस तरह से दिस इज हाउ दिस इज ड्रॉन। तो मैं इतना ज्यादा टाइम पास नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू द टर्न्स सेपरेटेड, बट इन रियल यू हैव टू रिमेंबर दैट कि दीस टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जस्ट वन आफ्टर अनदर, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है? ऐसा समझो। तो लिख लो सोलेनॉइड क्या होता है, लिख लो, राइट द डेफिनेशन फॉर द सोलेनॉइड, कि बेसिकली सोलेनॉइड क्या होता है, लिख लो, अ सोलेनॉइड मींस एन अ सोलेनॉइड means an insulated copper wire, copper wire wound closely in the form of helix. इस अरेंजमेंट का बेसिक नाम है सोलेनॉइड। बोलना पड़ेगा भाई, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोलेनॉइड? वेरी गुड। तो इफ नाउ यू हैव अंडरस्टूड के व्हाट इज सोलेनॉइड, तो चलो इस पे आगे बात करते हैं, अगर आपको सोलेनॉइड पता है तो। अब देखिए बेटा, होता क्या है कि अगर मैं किसी भी सोलेनॉइड की बात कर रहा हूं, तो मैंने आपसे ये बोला कि दिस इज अ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में सर्कुलर टर्न्स भी हैं और इस तरह से ये बना हुआ है, तो ईच टर्न इज इटसेल्फ अ सर्कुलर टर्न, और ये हेलिकल शेप अगर है, कंप्लीट इज अ हेलिकल शेप, बट इस हेलिक्स में देखो तो हर टर्न अपने आप में सर्कुलर है। तो इसका मतलब द सोलेनॉइड विल हैव इट्स लेंथ, इसमें लेंथ भी होगी, एंड सोलेनॉइड एज वेल एज सोलेनॉइड विल हैव
its radius also, मतलब circular turns, these circular turns will have radius also, ठीक है, इसमें लेंथ भी है और सर्कुलर टर्न्स में रेडियस भी है, रेडियाई भी है इसके, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लो कि किसी भी सोलेनॉइड में, इफ यू हैव एनी सोलेनॉइड सच दैट कि the length of the solenoid is greater than that of the radius of the turn, और याद रखो कि that solenoid that we take generally has equal radii of each turn, मतलब हर टर्न would be identical in terms of radius, तो हर टर्न की रेडियस सेम है। तो अगर मान लो कि मैं पूरे लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड को देखूं, तो वो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड अगर रेडियस ऑफ टर्न के कंपैरिजन में लेंथ बहुत बहुत ज्यादा है, if the length of the solenoid is much greater in terms of the radius, तो इस केस में such a solenoid is called as long solenoid. This is the condition for long solenoid. समझ में आ गई बात। और आपके सिलेबस में you have to study about the long solenoid only, आपके लॉन्ग सोलेनॉइड को ही आपको पढ़ना है, मतलब ऐसा सोलेनॉइड जिसका लेंथ उसके रेडियस या उसके क्रॉस सेक्शन के रेडियस के टर्म्स में बहुत ज्यादा हो, तो लॉन्ग सोलेनॉइड कहलाएगा, एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द लॉन्ग सोलेनॉइड। अच्छा, दूसरा कौन सा सोलेनॉइड होता है? दूसरा सोलेनॉइड शॉर्ट सोलेनॉइड कह सकते हो आप उसको। शॉर्ट सोलेनॉइड का क्या मतलब होता है? शॉर्ट सोलेनॉइड का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कि ये सोलेनॉइड है ऐसे, सच दैट कि इसका जो टर्न है और इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है, अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो लेंथ और टर्न एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंपेरेबल हैं, मतलब दे कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। मतलब इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आर इज नेग्लिजिबल, राइट, आर इज नेग्लिजिबल किसके रेस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, बट यहां पर आर इज नॉट नेग्लिजिबल, तो सच सोलेनॉइड इज कॉल्ड एज शॉर्ट सोलेनॉइड। बट आपको पढ़ना क्या है, तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग सोलेनॉइड। इज इट क्लियर? Yes. अब देखिए सर, whenever you have a solenoid, अब अगर मैं सोलेनॉइड में करंट पास करूं तो चीजों को समझना, इसमें अगर मैं करंट पास करूं तो सोलेनॉइड का हर टर्न इज इटसेल्फ अ सर्कुलर टर्न। अगर सोलेनॉइड के हर टर्न को आप ऑब्जर्व करो तो ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर टर्न इन इटसेल्फ, राइट। तो हर टर्न अपने आप में सर्कुलर है। तो एक बात तो क्लियर हो रही होगी बेटे कि यहां से करंट आया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हर टर्न में ऐसे फ्लो करेगा। अगर आप इमेजिन करो तो हर टर्न की बात करें, मतलब इसमें करंट जा रहा है ना, ऐसे करंट जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? टेल मी यस और नो। सोचो भाई, ईच टर्न इज इटसेल्फ अ सर्कुलर टर्न, एंड इफ यू पास द करंट, तो आपको नहीं लगता कि हर टर्न के सेंटर पे देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड? बेटा बोलो, Yes, व्हाट sir. हैपेंड? तो हर टर्न के सेंटर पे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और सबकी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से हर टर्न में मैग्नेटिक फील्ड होगा। भाई इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अपने सेंटर पे, इसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक बात तो सर बहुत ऑब्वियस है कि बिकॉज करंट इन ईच टर्न इज सेम एंड द रेडियस ऑफ ईच टर्न इज ऑल्सो सेम, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर टर्न विल ऑल्सो बी सेम। और सारे मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप ऐड कर दें तो आपको नहीं लगता कि यू विल गेट अ नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? टेल मी यस और नो। Yes. तो बेसिकली होता क्या है बेटा? बेसिकली होता यह है कि सोलेनॉइड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सोलेनॉइड को हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज हमें पता है कि सोलेनॉइड में हर टर्न अपने आप में एक सर्कुलर टर्न है, एंड ईच सर्कुलर टर्न विल हैव मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट विल बी पास्ड थ्रू इट। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि पूरे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब क्वेश्चन अराइजेस कि वेयर डू वी यूज सच मैग्नेटिज्म और सच मैग्नेटिक फील्ड, और वेयर डू वी यूज सोलेनॉइड? तो याद रखो कि सोलेनॉइड में बेटा मैग्नेटिक फील्ड will produce only when you will pass current through the solenoid. अगर आप solenoid के through current pass करो, there will be magnetic field. If you switch off the current, what will happen to the magnetic field? अगर आप current बंद कर दो, if you switch Zero. off, zero. इसका मतलब solenoid में जो magnetic field है, that is not permanent, it is temporary, right? तो basically solenoid is used to form temporary magnets, मतलब जहां पर हमें परमानेंट मैग्नेट नहीं चाहिए, हमें टेम्परेरी वे में मैग्नेटिज्म चाहिए। तो देयर वी यूज सोलेनॉइड बिकॉज
ये क्या करता है, ये तभी तक मैग्नेटाइज रहता है जब तक इसमें करंट पास करोगे. द मोमेंट यू विल स्विच ऑफ द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड विल बिकम जीरो. तो ये टेम्पररी मैग्नेट के तौर पे यूज होता है. दैट इज व्हाई वी यूज सोलेनॉइड एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग सोलेनॉइड. अब टेम्पररी मैग्नेट कहां पे यूज होते हैं, जैसे डोरबेल, बहुत सारे आपने एग्जांपल पढ़े होंगे जहां पे टेम्पररी वे में मैग्नेटिज्म चाहिए होता है. करेक्ट है सर? तो चलिए सर, एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि एवरी सोलेनॉइड हैज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट कोर. सोलेनॉइड का अगर आप ये देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम कोर ऑफ द सोलेनॉइड मान लेते हैं और ये आउटर पॉइंट है सोलेनॉइड का. तो एक बात याद रखना कि हम ऐसा मानते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो. आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एंड ऑल द मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली बी इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड. ऑल्दो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, बट इट इज वेरी वीक आउटसाइड. So that is why हम लोग अभी कितना मान लेंगे, outside the solenoid the magnetic field will be taken to be zero and magnetic field will only be considered in the core of the solenoid. Did you understand? इसको लिख लो, outside the solenoid magnetic field is taken to be zero. Outside the solenoid magnetic field is taken to be zero, whereas total magnetic field is only considered in the core of the solenoid. Total magnetic field is only considered in the core of the solenoid. Understood? Yes. अब देखो, मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड अब कैसे फाइंड करेंगे, ये बात तो समझ आ गई कि सर देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, बट हाउ टू फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड. तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपन फाइंड करेंगे. फॉर दैट इस बात को समझो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं. मान लो कि दिस इज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and each turn has a radius of r. The radius of the solenoid is r and a current is passed. Let that current is I. ये current ऐसे जा रहा है, ऐसे बाहर वाला टर्न, फिर अंदर वाला टर्न, बाहर अंदर, बाहर वाला टर्न, अंदर वाला टर्न, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है. अब इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आई विल बी यूजिंग एम्पियर सर्किटल्स लॉ. बट अब एम्पियर सर्किटल्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले मैं वो समझाता हूं आपको. आई एम स्विचिंग ऑन माय वीडियो एंड प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाह रहा हूं. देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, मान लो ये सोलेनॉइड है. अगर सामने से देखोगे ना, सामने से देखोगे तो सोलेनॉइड आपको सिलिंड्रिकल दिखाई देगा. अगर ये सारे टर्न्स गोल गोल जो टर्न्स हैं, इफ यू सी फ्रॉम द फ्रंट साइड, मतलब आप यहां से देखें, आप यहां से, यहां आपकी आंखें हो, यहां से आप सोलेनॉइड को देखें तो आपको नहीं लगता सर्कुलर टर्न आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा? बोलो. तो क्या, इफ यू कैन सी दिस इज योर सोलेनॉइड फॉर इंस्टेंस. मान लो इस सोलेनॉइड को अगर मैं ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं बिल्कुल बीच से अलोंग द एक्सिस, तो ये जो पोर्शन दिखेगा ना, दो पार्ट में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो जो पोर्शन दिखाई देगा उसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू कहते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल व्यू? Yes, sir. अगर ये सोलेनॉइड है ना, ये सोलेनॉइड, इसको अगर मैं इसके लेंथ के अलोंग काट दूं ऐसे, ऐसे बिल्कुल, जो हम कहते हैं ना कि वो दो पार्ट में इसको काट के दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसे काटो, ऐसे ऐसे काटो और दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उस केस में जो व्यू आपको दिखाई देगा दैट वुड बी कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनॉइड. उसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू कहते हैं. किसका? सोलेनॉइड का. मतलब अगर आपने इसको काट दिया तो आपको जो क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देगा जो मैं आपको बना रहा हूं. ध्यान से समझिएगा सर, यही चीजें आपको समझनी है. सर ये क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको. मैं जानबूझ के टर्न्स नहीं बना रहा हूं, बट एक बात सोचो कि अगर ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है तो इस वाले मैं टर्न के टर्म्स में देखो, इस बात को समझो. इसमें मैंने करंट कैसे लिया है, ऐसे लिया है, ऐसे लिया है. फिर से मेरा वीडियो देखना, मुझे देखना वीडियो में, मुझे देखने का मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो देखो. आपको मैं दिखाई दे रहा हूं अगर, तो मुझे एक बात बताइए, इस ये आपको दिखाई दे रहा है, ये टर्न ऐसे रखा हुआ है, ठीक है. इस टर्न में अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट, यहां पर अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो टेंजेंशियल, और यहां पर करंट की डायरेक्शन देखें तो टेंजेंशियल. अगर आप ऊपर वाले पे करंट की डायरेक्शन देखो तो दैट इज टेंजेंशियल आउटवर्ड मेरी तरफ, और नीचे करंट की डायरेक्शन देखो तो दैट वुड बी टेंजेंशियली इनवर्ड. अग्रीड?
इसको ऐसे अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा और ऐसे दिखाई देगा ना, लेकिन अगर इसको ऐसे कर दो, समझ रहे हो आप भाई, अगर टर्न को आप ऐसे इमेजिन करोगे ना ऐसे, तो आपको इस पॉइंट पे करंट राइट की तरफ दिखाई देगा और इस पॉइंट पे करंट यू विल ऑब्जर्व इट टुवर्ड्स लेफ्ट। बट अगर आप इसी को ऐसे कर दो ना, ऐसे सीधा कर दो, तो जो राइट वाला है वो आपको बाहर की तरफ दिखाई देगा और जो लेफ्ट वाला था वो आपको अंदर की तरफ दिखाई देगा। दिस इज हाउ यू विल ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बोलो। मतलब इस पॉइंट पे करंट बाहर और इस पॉइंट पे करंट अंदर, बोलो। यस सर। मतलब इस पॉइंट पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि करंट बाहर है, तो बाहर वाला करंट आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय डॉट। ऑब्वियसली देयर विल बी मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इन्वॉल्व्ड, बट हम बहुत कम टर्न शो करेंगे। तो ये क्रॉस, ये डॉट और क्रॉस क्या है? आर दीज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दे आर द डायरेक्शन ऑफ द करंट? मैग्नेटिक फील्ड। नो, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज जस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने बीच से काट दिया है ना, तो बीच से काट दिया है, उसके बाद आई एम जस्ट शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऊपर और नीचे। तो यही यही चीज मैंने ऐसे आपको दिखाया था कि इफ द करंट इज फ्लोइंग दिस वे, मतलब ये करंट अगर ऐसे जा रहा है, मतलब अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट जो है वो आउटवर्ड है और इस पॉइंट पे करंट इज इनवर्ड। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो नहीं आया। ये डॉट और क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड और इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। नो रिस्पॉन्स। Searing and Stanzin, please switch on your mic. Searing का mic on है, but Stanzin, please unmute your mic. मेरी बात सुनो बेटे, ये जो डॉट और क्रॉस से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, these are not the direction of magnetic field. These are the direction for the current. किसकी डायरेक्शन है बेटा? बोलो, बोलना पड़ेगा। करंट। करंट है ना, मतलब अच्छा ऐसे कैसे डायरेक्शन हुई सर करंट की? बिकॉज हमने क्या किया, हमने ये आपका सर्कुलर टर्न है, तो इसको हमने बिल्कुल यहाँ से काट दिया। मतलब सोचो, इमेजिन करो कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो इस पॉइंट पे करंट ऐसे जा रहा था, इस पॉइंट पे करंट ऐसे आ रहा था, बट इसको अगर मैंने काट दिया तो हमें कितना पोर्शन मिला? सिर्फ इतना सा पोर्शन मिला। इस पॉइंट पे आपको करंट इधर जाता हुआ दिखाई देगा और इस पॉइंट पे करंट आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा या नहीं? टेल मी यस और नो। यस सर। अगर आपने इसको यहाँ से काट दिया है ना, अब इसी ये जो मैंने दिखाया है, इसी को अगर आप ऐसा कर दो, मतलब इसको रोटेट कर दो, आप इसको रोटेट कर दो, मतलब कितने एंगल से रोटेट कर दो, ये आपको अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो अगर इसको रोटेट कर दो बाय 90 डिग्री, मतलब ये पूरा जो अरेंजमेंट मैं दिखा रहा हूँ इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो, तो अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे, ये ऐसे है ना, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये शायद आपको फिर से ये देखो, ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया है वो आप अगर इसको देखोगे तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, राइट? इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इसमें करंट अंदर जा रहा है, यही तो हो रहा है। देखो देखो, हाँ ना, बोलो भाई। यस इसको सर। ऐसा रोटेट कर दो, 90 डिग्री से रोटेट कर दो, तो ये वाला पॉइंट आपके फेस के सामने आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे जो करंट है वो आपकी तरफ, इट वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू और नॉट, यस सर। है ना? तो मतलब इस पॉइंट पे आपको करंट आउटवर्ड दिखाई देगा और उस पॉइंट पे करंट इनवर्ड दिखाई देगा। दैट इज व्हाट आई हैव shown by this diagram, which is the part 2 of the diagram, कि भाई after cutting this solenoid into two halves, ठीक है, the cross sectional view will look like this, and इसमें ऊपर करंट जो होगा वो आउटवर्ड दिखाई देगा एंड करंट नीचे जो दिखाई देगा that would be inward. क्लियर है? and this length is of course L. बोलो। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक बात याद रखिए, मैंने अभी क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड इज ओनली अलोंग इट्स कोर, मतलब ये इसके सिर्फ कोर में होती है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे आप, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ऐसे होगी। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने क्या बोला है? आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। वेरी गुड। एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली बी इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सर? ये तो हमें पता चल गया।
ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें कैसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आई विल बी यूजिंग एम्पियर सर्किटल्स लॉ। क्या यूज करेंगे? एम्पियर सर्किटल्स लॉ। क्या यूज करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत बढ़िया। तो एम्पियर सर्किटल्स लॉ में पहला स्टेप आप लोग बताएंगे मुझे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट डू यू डू फर्स्ट टू अप्लाई द एम्पियर सर्किटल्स लॉ? व्हाट डू यू टेक अराउंड द, वेरी गुड, लूप। तो यहाँ पर बेटे बोलते हैं कि यहाँ पर लूप आप ऐसा कंसीडर करो। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस, बट यहाँ पर आपने को बोला गया कि ये ऐसा लूप कंसीडर करो, P टू Q, Q टू R, R टू S, ऐसे लूप आप कंसीडर करो। इसका रीजन है, ठीक है, अपना इसका रीजन है, लेकिन इसमें आप लूप ऐसे कंसीडर करो। क्लियर है? अब इस लूप में आपसे बोला गया P से Q चलिए, Q से R चलिए, R से S चलिए, R S से P चलिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, मुझे एक बात बताओ, इफ आई हैव कंसीडर्ड दिस लूप, तो P से Q में अगर मैं कोई एलिमेंट लूं, मेरी बात सुनना, यही समझना है आपको। सर अगर मैं इस पे कोई एलिमेंट कंसीडर करूं, इस पे कोई एलिमेंट कंसीडर करूं DL, तो बेटे आपको नहीं लगता कि DL और मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने माना है दोनों की डायरेक्शन सेम है? बेटा देखो P से Q में। यस। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर बच्चा मेरा, ये अगर मैं देखूं, यहां देखूं, यहां अगर मैं DL ले लूं, यहां ये DL ले लूं, ठीक है, तो यहां पर DL और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने माना हुआ वो तो अभी भी राइट की तरफ है, तो यहां पर का एंगल 0 है या 90 है? Q टू R में देखो 90, वेरी गुड, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब अच्छा यहां पर अगर हम देखें R से S में, तो DL की डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड है, पहली बात। दूसरी बात, R से S वाला जो पाथ है, दैट डोंट यू थिंक इट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड? और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा? बोलना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, करेक्ट है ना? वेरी गुड। अच्छा इसी तरह से S से P में बताओ, S टू P, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द DL एंड मैग्नेटिक फील्ड? तो यहां पर अगर आप देखें तो वेरी गुड, अगेन इट इज 90 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अब ये जो पूरी बात समझ आ गई होगी, तो देखो, टू अप्लाई द लाइन इंटीग्रल ओवर द होल लूप, बिकॉज हर पॉइंट पे देखो DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। एक बात समझो बेटा, DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। तो आप इससे पहले लास्ट वाला कल वाली बात याद करो, जब हम सर्कुलर लूप लेते थे तो हम डायरेक्टली लिख देते थे BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और B और DL का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली 2πr लिख देते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि अगर आप सर्कुलर लूप लेते थे तो किसी भी पॉइंट पे B और DL की डायरेक्शन के बीच का एंगल 0 था। याद करो, अगर नहीं याद आए तो मैं बताऊंगा। कहीं पर भी थीटा की वैल्यू क्या होती थी? 0। बेटा बोलना, हाँ अच्छी बात पढ़ा रहा हूं, पक्की बात। बट यहां पर हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 है क्या DL और B के बीच का? नो सर। नो सर। इसीलिए आप पूरे लूप पे एक बार में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे सर? आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। मतलब आपको करना है BDL ओवर द लूप, लूप क्या नाम क्या है? PQRS। बट ये एक बार में नहीं होगा। कैसे होगा देखिए, आप लिखेंगे B डॉट DL फ्रॉम P टू Q, फिर इसी तरह से B डॉट DL फ्रॉम Q से R, फिर B डॉट DL फ्रॉम R टू S। आई होप यू आर गेटिंग दिस कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे, बिकॉज हर पे आप इंडिविजुअली सॉल्व करिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो यू विल गेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द होल लूप। ये S से P। इज इट क्लियर बेटा? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है, पक्का ना? ऐसा जबरदस्ती तो नहीं हो रही है? पक्का समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, P से Q, B डॉट DL, दोनों के बीच का एंगल बोलो। 0। वेरी गुड। तो BDL cos 0 plus of BDL cos 90. Did you understand why? You just told me that this DL would be upwards and magnetic field is still right from Q to R, so hence it would be 90. Correct है? Similarly, BDL यहाँ पर एंगल अगर हम देखें तो 180 होगा, बट ये B आउटसाइड है। देखना ये B, ये आउटसाइड है B,
है ना, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला, क्योंकि दिस इज राइट, यस वेरी गुड। तो दिस विल बी फ्रॉम R to S प्लस ऑफ B डॉट DL अगेन, तो वी हैव B DL cos of 90 from S to P, undoubtedly बहुत बढ़िया। ये वाला टर्म जीरो बिकॉज cos 90 is जीरो, दिस टर्म इज जीरो बिकॉज सिंस, इसका रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगेन दिस टर्म इज जीरो बिकॉज cos 90 इज जीरो। इसका मतलब कि जो आपने B डॉट DL किया ओवर द होल लूप PQRS, ये पूरे लूप पर, वो एक्चुअली में किसके इक्वल आ रहा है, वो इसके इक्वल आ रहा है। पहले यहां तक नोट करो, आई नीड ए स्पेस ऑन द स्क्रीन। Done, sir. ठीक है, तो अब फाइनली B डॉट DL की वैल्यू आपको मिल गई B DL cos जीरो। अब यहां से देखिए, इस चीज को हम फर्दर और क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं B DL PQRS विच इज B DL cos जीरो। तो ऑब्वियसली ये अंदर है और B यूनिफॉर्म है ना, B मैंने बोला कि इनसाइड द सोलेनॉइड इज कांस्टेंट, DL का इंटीग्रेशन करोगे तो ये PQ, ये लेंथ आ जाएगी। क्लियर है, बोलो, इसको मैं लेंथ ऑफ PQ लिख सकता हूं बेटा, Yes. DL ऐड करोगे तो यही तो लेंथ बनेगी PQ की। ये एक इक्वेशन, यहां तक क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो पूछो, शर्माओ नहीं बिल्कुल, डेरिवेशन आता है एग्जाम में। अब हमें एक चीज और मालूम है कि एम्पियर सर्किटल्स लॉ में हमें मालूम है, ऑल्सो हमें यह भी पता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL ओवर PQRS must be equal to mu naught multiplied by net current. Tell me yes or no. Yes. यहां तक क्लियर है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं B इंटू एल पी क्यू, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। क्लियर, बोलो। Yes, sir. अभी अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, एक और बार आपसे मैं पूछूंगा, आपको बुलवाऊंगा, फिर से सुनिए। मुझे एक चीज बताइए कि ये जो आपने लूप लिया है, हाउ मेनी टर्न्स कैन यू सी दिस इन दिस लूप। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ऐसा समझो, ये करंट आई है, तो ये करंट कितना है, ये भी आई है, ये भी आई है। हाउ मेनी करंट यू कैन सी इन दिस लूप, इज इट ओनली आई और इट इज 3I द टोटल करंट, PI. बोलो। इट इज 3I राइट। तो ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया ना, बट आप एक बात सोचो ना कि दीज टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ऐसे तीन थोड़ी होंगे, बहुत सारे ऐसे 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 होंगे। इस लूप के अंदर देयर विल बी मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स होंगे, और हर टर्न में आपको मालूम है कि करंट कितना है, आई। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये रिजल्ट यहाँ के बाद आप फर्दर कैसे हम सॉल्व करेंगे इस बात को देखिए। इसको मैं इक्वेशन कुछ नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। एज करंट इन ईच टर्न इज आई, ठीक है, और हमारा ये लेंथ कितना माना है हमने PQ का, LPQ माना है। लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ of solenoid is small n, therefore total turns in PQ length will be equal to n multiplied by LPQ। लिखूंगा या नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं है, मान लो कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये 10 मीटर का सोलेनॉइड है मान लो, और मैंने आपसे बोला कि 1 मीटर में देयर आर 500 टर्न्स, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 मीटर। 1 मीटर में 500 टर्न्स हैं, तो 2 मीटर में कितने टर्न्स होंगे। 1 मीटर में 500 टर्न्स है, तो 2 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, 1000. 1000। व्हाट अ बिग डील।
तो भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 मीटर में इतने टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो इतने लेंथ में कितना टर्न होगा? तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टर्न्स इन 1 मीटर लिख सकता हूं या नहीं? अरे मैं आपसे कहूं 1 मीटर में n टर्न्स हैं, ठीक है, तो l मीटर में कितने टर्न्स होंगे? n इंटू एल होगा या नहीं होगा? देखो अगर Yes, समझ sir. में आता है तो। देखो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर इज स्मॉल n, तो टोटल टर्न्स इन दिस लेंथ, यही इतनी लेंथ में जो जितना टर्न होगा वही तो है ना ये, तो इसीलिए एल लेंथ से मल्टीप्लाई किया। और हर टर्न में करंट कितना है? करंट इन ईच टर्न इज आई, तो नेट करंट कितना होगा? जितने टर्न्स हैं मल्टीप्लाइड बाय करंट इन 1 टर्न। ऐसे लिखोगे या नहीं? देखो यहां तक नोट करो और जो नहीं पल्ले पड़ा पूछो। सर इसमें जो नहीं लेंथ सोलेनोइड लेंथ लेना है कि पीक्यू नहीं का? मैंने अभी नो आई हैवंट टेकन द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, I am not taking the whole length. I am only taking that length जो loop की length है, ये loop की length, because I am interested only in this part of the solenoid जो इस loop के अंडर में लाई कर रहा है। Did you understand? Yes. Yes. Okay. Done, sir. ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? तो अब मेरी बात सुनिए। अब देखो फाइनली पुट आई नेट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 3 जो हमने कंसीडर करा था उसमें आप आई नेट पुट कर दो। तो आप क्या लिखोगे? B मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ PQ वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट, और नेट करंट आपने निकाल लिया लेंथ ऑफ PQ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय करंट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लेंथ गेट्स कैंसल्ड आउट। अगर मैं पूरा सोलेनॉइड भी कंसीडर करता तो दैट लेंथ वुड हैव कैंसल्ड आउट, राइट? तो इसका मतलब है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। इन का क्या मतलब होता है? इन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आई बात? इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो, स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये भी कह सकते हो आप, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। समझे? इसको नोट करो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला थ्रू क्वेश्चंस। तो पहले आप इसको नोट करो। Done, sir. वेरी गुड। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्मॉल एन इज जस्ट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड व्हाट इज दिस? the I is the current that enters into the solenoid, and mu naught you obviously know कि this is the permeability। तो mu naught की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो बेटे आपको पता है कि mu naught upon 4 pi is equal to होता है 10 to the power minus 7। तो if you have to write mu naught, तो you will write it as 4 pi into 10 to the power minus 7। तो you know the value of mu naught। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो दे विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन और द कैपिटल एन और एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड and the current, and from there you will find the value of magnetic field। अब जैसे देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। जैसे आपसे बोला कि देयर इज अ सोलेनॉइड, मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि देयर इज अ सोलेनॉइड इन विच टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, रिमेंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये तो एक इंफॉर्मेशन, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड is 5 meter।
मतलब this is the length of the solenoid, this is 5 meter long and there is the total turns 1000. आपसे बोला current flowing in the solenoid is 4 ampere, तो you have to find out the magnetic field. सिंपल सा क्वेश्चन कि आपको यहाँ पर इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है? आपको स्मॉल एन की वैल्यू पता है या कैपिटल एन की वैल्यू पता है? विच वैल्यू डू यू नो, स्मॉल एन और कैपिटल एन? कैपिटल एन। कैपिटल एन, आपको कैपिटल एन की वैल्यू पता है, बट इन द फॉर्मूला यू विल ऑलवेज प्लेस द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन. तो अगर मुझे कैपिटल एन पता है तो स्मॉल एन का रिलेशन क्या है कैपिटल एन के साथ? तो दैट इज कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल. कैपिटल एन मींस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर कैपिटल एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एल इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखेंगे तो म्यू नॉट स्मॉल एन विल बी रिटन एज कैपिटल एन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय आई, म्यू नॉट n into I. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप लिख दीजिए 4 pi into 10 to the power minus 7. कैपिटल N is 1000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट की वैल्यू 4. अब जो भी सॉल्व कर लो यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है, हो जाएगा ये सॉल्व, कभी फुर्सत में कर लेना Yes. या अभी करना हो तो कर लो. 16 पाई डिवाइडेड बाय 5 इनटू 10 टू द पावर 3 इसको लिख सकते हो, ये 10 टू द पावर माइनस 7 है तो 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, राइट. ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं. कैन आई टेक अनदर क्वेश्चन? Yes. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज लाइक दिस कि एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ 0.5 मीटर है. द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर एंड हैज 500 टर्न्स. मतलब कैपिटल एन आपको गिवन है कि इट इज 500 टर्न्स. ठीक है, आपसे कहता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ दिस सोलेनॉइड इज 2.52 into 10 to the power minus 3 टेस्ला. दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे. तो आपको बताना है करंट इन द सोलेनॉइड कितना फ्लो कर रहा है. मतलब इस बारी आपको आई हैव गिवन यू द मैग्नेटिक फील्ड एंड आई एम आस्किंग यू फॉर द करंट. लास्ट क्वेश्चन में आई गेव यू द करंट एंड आई आस्क्ड यू मैग्नेटिक फील्ड, whereas in this question I have given you the magnetic field and I am asking you the value of current. करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व. हो गया?
देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो B की वैल्यू आप लिख दीजिए 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3, म्यू की नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। स्मॉल n इज स्टिल नॉट गिवन टू यू, तो आप इसको लिखिए 500 डिवाइडेड बाय लेंथ 0.5 इनटू करंट। यही तो करना है आपने। तो करंट की वैल्यू आप लिखेंगे 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 500 बाई 0.5 करो। ठीक है, तो 500 बाई 0.5 करोगे कितना आ जाएगा? इट विल बिकम इक्वल टू 1000। समझ रहे? तो अब आई की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? ये 1000 है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? देखो 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3 एज इट इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और 1000 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर -3 सॉरी 10 टू द पावर 3, तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर -4। अग्रीड? Yes, sir. ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 2.52 डिवाइडेड बाय 4 पाई। 4 पाई का मतलब 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय इसको ऊपर ले जाओ तो ये 10 टू द पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। पावर 4 में से एक को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 10। ठीक है, अब ये 2.52 को डिवाइड कर दो आप। 2.52 डिवाइडेड बाय 3.14, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.80, और इसको डिवाइड करेंगे आप फिर फर्दर 4 से, तो आपका जो ये रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर आएगा। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ करंट। नोट करिए, आगे बढ़िए। टेल मी इफ इट्स डन। Done, sir. ओके, चलिए मैं आपको बताऊं आगे। अब ये जो पोर्शन था, दिस वाज रिलेटेड टू, ये जो पूरा पोर्शन हमने डिस्कशन किया है इन द मैग्नेटिज्म, sorry, magnetic effect of current, the whole of this portion was related to the magnetic effect of current. That means कि when you pass a current through the conducting wire or a conducting loop, so it produces a magnetic field, and we have calculated that magnetic field in different situations. For wire or for circular loop or for solenoid, we have calculated the value of magnetic field. बट अब हम इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन पे जा रहे हैं, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स और द फोर्स एक्सपीरियंस एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऑन द चार्ज और ऑन द कंडक्टिंग वायर। जब चार्ज या कंडक्टिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर क्या फोर्स लगता है, कैसे लगता है, उसकी हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक लिखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स on a charge. Magnetic force on a charge. Magnetic force on a charge. मतलब अगर आप कोई चार्ज ले लें and you place that charge in the magnetic field, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, that is what we are going to talk about. तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो हम मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर, राइट? ये रिजल्ट ये कहता है कि जब भी हमने क्या किया कि when we placed a charge inside the magnetic field, we observed that the charge experienced a magnetic force. सुन रहे हो कि जब हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो we observed that the charge experiences the magnetic force due to that field. अब वो जो मैग्नेटिक फोर्स है, that was calculated experimentally कि that magnetic force experienced by a charge placed inside the magnetic field was directly proportional to the charge itself. बात समझ में आई? It was directly proportional to the charge. In fact, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि it was directly proportional to the magnitude of charge. समझ में आई बात? मतलब it doesn't matter कि charge is negative or positive. It was directly proportional to the magnitude of charge. Clear हो गई बात? The next on which it was proportional was the magnetic field, of course.
and the third thing which on which it was proportional was the velocity of the charge. आई बात समझ में? where v is what? velocity. समझ रहे हो? अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स देखें, मतलब when you place a charge inside an electric field, तब भी चार्ज पे फोर्स लगता है या नहीं लगता है? Yes. बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो फोर्स लगता है चार्ज पे, दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. इस बात को याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा किसी चार्ज पे, वो दोनों केस में लग सकता है. इधर द चार्ज इज एट रेस्ट, देन ऑल्सो इट विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर चार्ज मोशन में हो तब भी उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है. तो वो दोनों पॉसिबिलिटी है. बट मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे तभी लग सकता है जब वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, मतलब इट हैज मोशन, इट हैज वेलोसिटी. आई बात समझ में? मतलब बिना वेलोसिटी के चार्ज पे फोर्स तो लग ही नहीं सकता, मैग्नेटिक फोर्स. तो चार्ज हैज टू बी इन मोशन. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, एंड अगेन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वन मोर क्वांटिटी विच इज साइन थीटा. फोर्स एक और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है विच इज साइन थीटा. साइन थीटा में ये थीटा कौन सा एंगल है भाई? तो याद रखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये थीटा. याद रखिएगा, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड वी, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल. इन सारी क्वांटिटीज को मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूं, क्यू वी बी टाइम्स ऑफ साइन थीटा. ठीक है, तो F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. अच्छी बात यह है कि इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब हम यहां से फोर्स की वैल्यू को सिंपली लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. समझ आ गई बात? दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. इज इट क्लियर? ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक रहा हूं, मतलब इफ द चार्ज पार्टिकल इज हैविंग दिस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, है ना. तो साइन 0 विल बी 0. तो साइन 0 इज 0 इक्वल 0. तो फोर्स भी क्या होगा? 0. और इसी तरह से अगर मान लो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लूं और वेलोसिटी उधर है चार्ज की, तो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो साइन 180 डिग्री इज स्टिल 0. तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू फिर से कितनी? 0. अब मेरी बात सुनो सर, वेलोसिटी होने पर भी फोर्स 0 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड. नहीं, यही बात समझ में? इसका मतलब कि इफ अ चार्ज, इसका मतलब चार्ज में वेलोसिटी होगी और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी जरूरी नहीं है. वो फर्दर किस बात पे डिपेंड करेगा? वो थीटा पे डिपेंड करेगा. समझ में आई बात? हाँ, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, 1 होगी, तो ये फोर्स मैक्सिमम होगा. Done. वेरी गुड. तो एक बात समझो कि अगर मैंने एक बात सुनो, अगर आपको मेरा लॉजिक समझ में आए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इफ अ चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिसन टू मी केयरफुली, कि अगर किसी चार्ज को हमने किसी फील्ड में रखा एंड इट एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका मतलब है कि वहां पर फील्ड है एंड दैट फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब एक दूसरी तरीके से मैं इस बात को ऐसे कह रहा हूं कि अगर कभी भी हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई अगर मैं आपसे कहूं कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कैसे समझोगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो आप चार्ज को रख दो, अगर उस पर फोर्स लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं लगा तो नहीं है. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उसको कोई लेना देना नहीं है चार्ज की वेलोसिटी के साथ.
तो आप चार्ज को मोशन में रखो, रेस्ट में रखो, उस पर फोर्स लगेगा, लगेगा तो वो फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, मतलब फोर्स लगा तो फील्ड है। बट मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं चार्ज को रखूं तो फोर्स जीरो हो सकता है सर। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर इफ आई प्लेस द चार्ज, तो चार्ज विल नॉट ऑलवेज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। दिस मींस दैट मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं आई बात समझ में? मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है सर। समझे मेरी बात? तो एक सेंटेंस लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक सेंटेंस लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatic force is confirmatory test of electric field। एक सेंटेंस लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is confirmatory test of electric field। Electrostatic force is confirmatory test of electric field, whereas magnetic force is not the confirmatory test of magnetic field। Whereas magnetic force is not the confirmatory test of magnetic field। Whereas magnetic force is not the confirmatory test of magnetic field। लिख लिया? Yes. ठीक है। अब दूसरी बात सुनो कि as I have written the force as F is equal to QVB times of sin theta, ऐसा लिखा है मैंने। तो इसमें आप एक बात याद रख सकते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये F is equal to QVB sin theta। कैन यू टेल मी कि which of the quantities are vector and which is not a vector? QVB में कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? Charge is a scalar or vector? What type of quantity is charge? Is it a scalar or vector? जी? Scalar. Yes, of course, charge is a scalar. This is V, where means V is velocity, B is velocity. B is magnetic field. So velocity is also vector, magnetic field is also vector, right? अब एक बात याद रखो कि if I ever tell you कि एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B और मैं लिख दूं AB sin थीटा, तो always remember this can be written as A cross B। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A cross B लिख सकते हैं, है ना? This can be written as equal to A cross B। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस B। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस फोर्स। ये वेक्टर फॉर्म है इस फोर्स को लिखने का। क्लियर हो गई बात? सर आपने V क्रॉस B क्यों लिखा? बिकॉज अगर दो वेक्टर के साथ साइन थीटा लगा हो, इसका मतलब है कि इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा कि बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, राइट? तो दैट फोर्स विल हैव डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स में डायरेक्शन तो होगी ना। तो एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो वो फोर्स की डायरेक्शन बताने का एक तरीका है जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हैव यू हर्ड दैट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सुना है आपने? Yes, sir. ये मैं फिंगर तो नहीं बना सकता, मगर तुम मान लेना, मतलब हाथ तो नहीं बना पा रहा हूं मैं, मगर ये मान लेना, दिस इज योर फर्स्ट फिंगर, दिस इज योर सेकंड फिंगर एंड दिस इज योर थंब। ठीक है? अच्छा, ये किस हाथ का है? लेफ्ट हैंड। ऐसा आप समझो कि ये लेफ्ट हैंड है। तो इसमें आप एक बात याद रखिए, लेफ्ट हैंड है अगर, तो फर्स्ट फिंगर इज, if it is kept in the direction of field, first finger is kept in the direction of field, second finger is kept in the direction of current, एक करंट की डायरेक्शन में रखो,
फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, तो थंब जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। मतलब लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को आप इस तरह से, अच्छा याद रखिएगा, ऑल दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर आप लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को आप परपेंडिकुलरली प्लेस करो सच दैट द फर्स्ट फिंगर इज केप्ट in the direction of field, the second finger is kept in the direction of current, तो thumb will be in the direction of force. Is it clear? तो thumb क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन। बोलो हाँ ना बोलो। अब एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, यहाँ हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है दैट इज करंट। अब एक बात समझिए कि इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा करंट की डायरेक्शन भी वही होगी। But instead, if you have a negative charge and negative charge goes towards right, तो current की direction will be opposite to the direction of the flow of this negative charge. Correct है? Middle finger charge के motion की direction में नहीं रखना है. You don't have to place the middle finger in the direction of motion of charge. You have to place it in the direction of the current. अब चार्ज के डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही करंट फ्लो करेगा, जिधर नेगेटिव